हम नित्य प्रतिदिन के जीवन में समाज शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्यतया समाज, समुदाय, समिति, संस्था, संगठन, समूह सभी के लिए हम समाज शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जबकि सामान्यतया एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जब हम समाज की बात करते हैं तो इसका अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, क्योंकि समाज शास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु समाज है और इसमें समाज शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया गया है। समाजशास्त्र में व्यक्तियों का समूह या संगठन मात्र ही समाज नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की जो व्यवस्था है उसको हम समाज कहते हैं। इसीलिए समाज को एक अमूर्त व्यवस्था माना गया है। लेकिन यहीं पर यदि हम समाज के साथ में एक शब्द को जोड़ देते हैं, यानी हम एक समाज शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इससे व्यक्तियों के एक समूह का बोध होता है जो कि अमूर्त नहीं है, मूर्त है और हमें दिखाई पड़ता है। जैसे यदि हम शब्द का प्रयोग करें विद्यार्थियों का समाज, शिक्षकों का समाज, व्यापारियों का एक समाज, वकीलों का समाज, तो इसका मतलब हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो कि मूर्त है, हमें दिखाई पड़ता है। किसी भी विषय को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उस विषय से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं को उसी अर्थ में समझा जाए, ग्रहण किया जाए जिस अर्थ में उस विषय में उसका उपयोग किया गया है। समाज को ठीक प्रकार से जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी कुछ परिभाषाओं पर नज़र डालें। सबसे पहले र्यूटर ने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में समाज को परिभाषित करते हुए कहा है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाली पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। इसी प्रकार से अगर हम टॉलकट पार्सन्स की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में जो उन्होंने कहा है समाज के बारे में, अगर उस पर हम दृष्टि डालते हैं तो उनका कथन है कि समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन एवं साध्य के रूप में की गई क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। मॉरिस गिन्सबर्ग ने भी कहा है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो अनेक संबंधों और व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों के द्वारा बंधे हुए नहीं हैं। इस प्रकार से यदि हम उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है जो कि जटिल एवं अमूर्त है। इसलिए समाज को भी अमूर्त माना जाता है। लेकिन ये सामाजिक संबंध मनमाने नहीं होते हैं, बल्कि ये बहुत से सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों के द्वारा बंधे हुए होते हैं जो कि स्वयं में अमूर्त हैं। वास्तव में समाज में व्यक्ति का महत्व इसीलिए है क्योंकि इनके बिना हम सामाजिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समाज की विशेषताओं की। समाज की विशेषताओं पर अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो समाज की जो अवधारणा है वो और स्पष्ट हो जाएगी। पहली विशेषता है समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। समाज एक अमूर्त व्यवस्था है क्योंकि ये सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का नाम है। ये समूह नहीं है, संगठन नहीं है और संबंध जो है वो अमूर्त होते हैं। संबंधों का हम निर्वाह करते हैं, संबंधों का हम पर प्रभाव पड़ता है और हम प्रभावित करते हैं, हम उनका अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का नाम समाज है। अतः समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। दूसरी इसकी विशेषता है समाज में परस्पर जागरूकता पाई जाती है। समाज के जो भी सदस्य हैं वो परस्पर एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। जागरूकता के आधार पर ही संबंधों का निर्वाह होता है। जागरूकता के अभाव में संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता है। संबंध दो प्रकार के हो सकते हैं, एक भौतिक और एक सामाजिक। यदि हम दीवार पर टंगी हुई घड़ी की बात करते हैं तो उसमें भी एक संबंध है, वो है भौतिक संबंध, लेकिन वो जागरूक नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम पिता पुत्र, पति पत्नी, शिक्षक और शिष्य, नेता और अनुयायी की बात करें तो ये जो संबंध है इसमें जागरूकता पाई जाती है।
और इन्हीं संबंधों से समाज का निर्माण होता है। नंबर तीसरी अगर विशेषता की हम बात करें तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगर हम वास्तव में नित्य प्रतिदिन के जीवन में जिस प्रकार के और जितने संबंधों का निर्वाह करते हैं, अगर उन पर हम विचार करें तो ये प्रतीत होता है कि वास्तव में समाज जो है वो संबंधों का एक जाल है। अगर हम अपने परिवार में ही देखें तो परिवार में ही देखिए कितने तरह के संबंध होते हैं। अगर हम मुख्य रूप से इनकी बात करें तो एक वैवाहिक संबंध है और दूसरा रक्त संबंधी। अगर हम पिता और पुत्र की बात करें, पिता और पुत्री की बात करें, तो माता पिता की बात करें तो ये संबंध जो है, चाचा की बात करें, अगर हम बुआ की बात करें, दादा दादी की बात करें, दादा दादी और पोते पोतियों की बात करें, तो ये संबंध जो है वो रक्त संबंध है, रक्त संबंधी संबंध है। तो जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए रक्त संबंधी हैं, लेकिन अगर परस्पर हम बात करें कि चाचा चाची, माता पिता, दादा दादी, ये आपस में विवाह संबंधी हैं। ये तो घर की बात हो गई। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, जहाँ कहीं से भी अपनी हम आवश्यकताएं पूरी करते हैं, ज़रूरतें पूरी करते हैं, वहाँ पर भी हमारे अनेक प्रकार के संबंध बन जाते हैं। तो चाहे विवाह संबंधी हो, रक्त संबंधी हो, मित्रवत हो, कार्य क्षेत्र में संबंध हो, बॉस और सबॉर्डिनेट के संबंध हो, अनेक प्रकार के संबंधों का निर्वाह हम अपने प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कि संबंधों का एक बिल्कुल ताना बाना हमारे इर्द गिर्द जो है बुना हुआ है, और वो संबंध हम निर्वाह करते हैं। किस प्रकार से निर्वाह करते हैं, ये इसका भी ऐसा नहीं कि हम मनमाने तरीके से संबंध स्थापित कर लेते हैं। हर एक प्रकार के संबंध की अपनी एक विशिष्ट, एक अपनी एक डिग्निटी होती है कि किसके साथ में हम किस प्रकार का संबंध बनाएंगे। एक महिला किसी की पत्नी हो सकती है, वही दूसरी महिला जो है, महिला उसकी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, माँ हो सकती है, नानी हो सकती है, और इन सब के साथ में जो संबंध है वो अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे संबंध नहीं होते हैं। क्योंकि ये संबंध का निर्धारण जो है वो हमारी परंपराओं और प्रथाओं के माध्यम से होता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के जो सामाजिक मूल्य हैं वो हमारे संबंधों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है समाज में समानता एवं असमानता, यानी समाज में समानता भी पाई जाती है और समाज में असमानता भी पाई जाती है। समाज में समानता अगर हम बिल्कुल संक्षेप में अगर हम कहें तो समाज, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के जो नियम हैं, जो उस समाज के कानून हैं, जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो हम सभी को समान रूप से उनका पालन करना होता है। हम जिस भी वर्ग में हैं, जिस भी जाति के हैं, जिस भी धर्म के हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी नैतिकता के नियम हैं उनको हम समान रूप से जो है पालन करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम सभी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो एक समान है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि समाज में समानता पाई जाती है। और यहीं पे इन्हीं में असमानता के भी दर्शन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने बात की है मूलभूत आवश्यकताएं, यदि हमें रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए और खाने के लिए हमें भोजन चाहिए, तो यहीं पर भिन्नता भी आ जाती है। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए कोई भी सारे लोग एक जैसा काम नहीं करते हैं। इन आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई मजदूर है, कोई कृषक है, कोई चपरासी है, कोई क्लर्क है, कोई अधिकारी है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, अनेक प्रकार के व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उद्योगी हैं। तो इस अनेक प्रकार के कार्यों के द्वारा वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसी प्रकार से असमानता की बात करें तो हम जैविक समानता और असमानता की बात करते हैं कि जैविक रूप से अगर हम देखें ऊपरी रूप से तो सभी की 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है। लेकिन उसमें भी अगर हम असमानता खोजें तो असमानता हमें दिखाई पड़ जाती है कि सभी का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं है, बौद्धिक क्षमता एक जैसी नहीं है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। तो इस प्रकार से हमें उसमें भी असमानता के दर्शन हो जाते हैं। अब एक परिवार में ही अगर हम बात करें तो एक परिवार के सभी लोगों के जो मूलभूत लक्ष्य और उद्देश्य हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी रुचियों के आधार पर आपस में परिवार में भी असमानता के दर्शन हो जाते हैं। तो समानता और असमानता दोनों समाज की विशेषताएं हैं, लेकिन सामान्यतः होता ये है कि असमानता से समानता का पलड़ा भारी होता है। समानता ऊपर रहती है और असमानता या विभिन्नता का स्तर जो है वो नीचे होता है। अब हम अगर हम आगे बात करते हैं अगली विशेषता की, तो उसमें है कि समाज में सहयोग और संघर्ष ये दोनों ही पाए जाते हैं।
अब अगर हम सहयोग की बात करें तो सहयोग जो है वो दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग का मतलब है कि वो सहयोग जो व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो उन्हें हम प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे कि अगर खिलाड़ी हैं और मैदान में खेल रहे हैं तो एक टीम के खिलाड़ी अपनी जो है अपने दल को या अपनी पार्टी को जिताने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष सहयोग है खिलाड़ियों का एक दूसरे के प्रति, अपने दल के खिलाड़ियों के प्रति, माता पिता का अपने बच्चों के साथ में, परिवार के लोगों का अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, ये जो सहयोग है प्रत्यक्ष सहयोग है। रास्ते में कोई जा रहा है और सड़क नहीं पार कर पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है और अगर आप उसको सड़क पार करा देते हैं, वृद्ध है या किसी भी तरह से वो परेशान है, तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष सहयोग हो गया जो आप सामने से करते हैं। और दूसरा जो सहयोग का रूप है वो है अप्रत्यक्ष सहयोग। जब हम अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष सहयोग जो है वो एक तरह से श्रम विभाजन की देन है, आज के समाज की देन है। यानी सहयोग तो होता है लेकिन उस सहयोग को सामान्यतया लोग सीधे से स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि हम एक प्रकार का कार्य करते हैं या कोई भी इंसान अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर है, शिक्षक है तो शिक्षक है, एक ही प्रकार का कार्य करता है, लेकिन आवश्यकताएं अनंत होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं जो एक दूसरे के साथ में सहयोग के आधार पर पूरा करता है। उस सहयोग भले वो पैसा दे करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब हमें घर चाहिए तो घर बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए। अगर हमारे घर का नल ख़राब है तो हमें प्लम्बर की आवश्यकता है, लाइट गड़बड़ है तो इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता है। ये अप्रत्यक्ष सहयोग है क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है कि हम पैसा दे करके इन लोगों से काम करवाते हैं, लेकिन ये अगर सोचा जाए कि पैसा देने के बाद भी हमारी आवश्यकताएं पूरी ना हो तो इस तरह से ये भी एक सहयोग है जिसको हम अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। दूसरा जो है समाज में संघर्ष पाया जाता है और संघर्ष भी दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष संघर्ष और एक अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष का मतलब है वो संघर्ष जो आमने सामने की स्थिति में एक दूसरे के साथ में किया जाता है, यानी कि आमने सामने हो करके एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, हाथापाई करना, और आगे बढ़े तो डंडे चला देना, और आगे बढ़े तो अन्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके एक दूसरे को घायल करना, चोटिल करना। तो मारपीट ये जो है प्रत्यक्ष संघर्ष है। और अगर हम अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करें तो इसका बहुत ही एक अच्छा सा उदाहरण है, आप कह सकते हैं कि प्रतियोगिता एक अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। इसी प्रकार से शीत युद्ध अप्रत्यक्ष संघर्ष है। प्रतियोगिता अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है इसलिए क्योंकि इसमें भी एक तरह से संघर्ष तो जो है चलता रहता है, लेकिन वो संघर्ष ऐसा नहीं होता है जिसमें किसी का नुकसान किया जाए, बल्कि एक दूसरे से आगे निकलने की, आगे बढ़ने की होड़ होती है, अच्छा करने की होड़ होती है। अगर इस प्रकार की भावना के साथ में लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तो उसको हम अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष संघर्ष वास्तव में समाज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष संघर्ष में भी कुछ नकारात्मक चीज़ें भी होती हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि गला काट प्रतियोगिता। अगर गला काट प्रतियोगिता होती है जिसमें किसी को नीचा दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाए जिससे कि नुकसान हो किसी का, तो वो जो है नकारात्मक अच्छा संघर्ष नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से वो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी प्रतिभा को बढ़ा करके कोई व्यक्ति आगे निकलने की कोशिश करता है तो उसको हम अप्रत्यक्ष संघर्ष कहेंगे। वो एक अच्छा उदाहरण है अप्रत्यक्ष संघर्ष का। और वैसे भी कहते हैं ना कि जहाँ पर चार बर्तन होते हैं वहाँ पे खटकते हैं, तो परिवार में भी जहाँ पे 2 4 6 लोग होते हैं तो वहाँ पर भी किसी न किसी रूप में संघर्ष चलता रहता है। और कभी कभी संघर्ष जो है वो आपस में एक दूसरे में कितना प्यार है, कितना स्नेह है, उस संघर्ष के दौरान भी पता चलता है। तो रूठने और मनाने में भी अपना एक अलग प्रकार का जो है स्नेह प्रदर्शित होता है। तो इसीलिए कहा भी है मैकाइवर और पेज ने कि समाज जो है वो संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यानी समाज में सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी पाया जाता है। दोनों का ही मिला जुला जो है रूप समाज में होता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें संघर्ष का भाव हो और वहाँ पे पूरी तरह से सहयोग ही पाया जाता हो। अगली जो विशेषता है वो है समाज में पारस्परिक निर्भरता
पाई जाती है। यानी समाज के सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर होकर के काम करते हैं। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, जिन्हें हम अकेले रह करके पूरा नहीं कर सकते। तो परस्पर निर्भरता के आधार पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और यही कारण है कि हम संबंधों का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूरा कर सकना किसी भी तरह से संभव नहीं है। नेक्स्ट है समाज परिवर्तनशील है। समाज परिवर्तनशील है क्योंकि अगर हम अब से 20-25 साल पहले की समाज की बात करें तो समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन भी कैसे हैं? परिवर्तन भी दो तरह के हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन जो हमें दिखाई पड़ता है और एक है मानसिक परिवर्तन, यानी लोगों की सोच में, विचारधारा में, आदतों में, व्यवहार में, संबंधों में आने वाला परिवर्तन। यानी एक तो ऐसा परिवर्तन है जो हमें दिखाई पड़ता है सामने से कि समाज में काफ़ी कुछ बदल गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं और टेक्नोलॉजी जो है का बहुत ज़्यादा विकास और विस्तार हो गया है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ लोगों की सोच में, सामाजिक संबंधों में भी हमें बदलाव दिखाई पड़ता है। अब से 50 साल पहले गुरु और शिष्य के जो संबंध थे वो शायद आज नहीं है, या पहले परिवार में ही माता पिता के बीच में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और उनके बीच में जो एक अलग तरह का संबंध होता था, बॉन्डिंग होती थी, वो अब आज के समय में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और यही कारण है कि एकाकी परिवार जो है वो टूट करके संयुक्त परिवार जो है वो टूट करके एकाकी परिवार के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। तो संबंधों में भी हमें समाज में हमें इस तरह से बदलाव दिखाई पड़ रहा है। फिर अगली विशेषता है समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम समाज की बात करते हैं तो ये केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, क्योंकि जहाँ कहीं भी हमें सहयोग और सहयोग के साथ में हमें जागरूकता, पारस्परिक निर्भरता के दर्शन होते हैं, वहाँ पर समाज के दर्शन हो जाते हैं। अब समाज जो है मनुष्यों तक सीमित नहीं है तो कहाँ है समाज? तो अगर बात करें कि हम लोगों ने अगर उसको कहीं देखा है, इन चीज़ों को वॉच किया है, तो बहुत ही आप अच्छे से जान सकते हैं कि कुछ ऐसे कीट पतंगे हैं जिनमें भी हमें समाज के दर्शन होते हैं, कुछ पशुओं में समाज के दर्शन होते हैं। कीट पतंगों की अगर हम बात करें तो आप चींटी को देखिए कि चींटी कितने सिस्टमेटिक तरीके से एक दाने को 10-10 चींटियाँ, 15-15 चींटियाँ मिल करके एक डायरेक्शन में जाती हैं और अपने काम को पूरा करती हैं, बार बार गिरती हैं, बार बार चढ़ती हैं, लेकिन फिर अंततोगत्वा वो अपने उस दाने को अपने गंतव्य तक ले जाने में सफल होती हैं। तो उसमें एक परस्पर निर्भरता, एक कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, आपस में एक जागरूकता पाई जाती है। दूसरी बात, अगर आपने वॉच किया होगा तो आप देखिए चींटी एक सामने से आती है, एक अपोजिट डायरेक्शन से आती है, थोड़ी देर के लिए वो कुछ सेकंड के लिए वो एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। यानी कि उनमें आपस में कुछ तो अंतःक्रिया हो रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मधुमक्खी में, तो देखिए मधुमक्खी कितने सिस्टमैटिक तरीके से अपना जो है शहद का छत्ते का निर्माण करती हैं और उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मधुमक्खियों में भी एक स्तरीकरण पाया जाता है उनके बीच में। यानी एक रानी मक्खी होती है, सिपाही मक्खी होती हैं और श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से वो अपने कार्य को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करती हैं और ये तो हम लोग अनुभव के आधार पे देखते हैं कि अगर कहीं ज़रा सा भी खतरा होता है कि हाँ उनके छत्ते को खतरा है, तो रातों रात वो शहद के साथ में उड़ भी जाती हैं, चली भी जाती हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे आप देखिए कि आप अगर आपने बंदर को देखा होगा तो हम कह सकते हैं कि बंदरों में भी समाज पाया जाता है। बंदर का अगर एक बच्चा चिल्लाता है कहीं से, किसी भी कारण से, तो आसपास के सारे बंदर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब उसमें इतनी जागरूकता है, इतना आपस में सहयोग है। इसी प्रकार से मैंने देखा कौवे में भी देखा है कि कौवों में भी बड़ी एकजुटता पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्यों के अलावा जहाँ कहीं भी जागरूकता है, जहाँ कहीं भी सहयोग है, परस्पर अंतःक्रिया होती है, वहाँ पे समाज के दर्शन होते हैं।